नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के उस सियासी पारे की जिसमें भाजपा के चाणक्य अमित शाह और तीन बड़ी एक कहे कि जो राजनीतिक घटनाक्रम है, अमित शाह जयपुर दौरे पर रहे जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं। वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के तीसरे चरण का समापन हुआ है और साथ ही अगर हम बात करें संकल्प रैली की, कांग्रेस संभागवार जो संकल्प रैली कर रही है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो गृह निवास उसी के संभाग में संकल्प रैली का आयोजन हुआ। ये बड़ी वो घटनाएं हैं जो राजनीति में सियासी पारा उठा या कहें कि उसमें गर्माहट देखी जा रही है। तीनों का लबल अब एक ही है कि सामने वाले पे अटैक करना है और कार्यकर्ताओं में जोश फूंकना है। चाहे अमित शाह के दौरे की बात कर लीजिए या फिर एकता का संदेश और संकल्प लेने की बात की जा रही हो कांग्रेस की रैली में, या फिर बीकानेर में समापन का अवसर चूरू, जहां गौरव यात्रा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिन्होंने अपने तीसरे चरण की यात्रा का समापन किया है, चाहे उसकी बात करें, सभी का लबल अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि सामने वाले पे अटैक करना है और कार्यकर्ताओं में जोश फूंकना है। खैर, आप चलिए मजमून देखें। हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुशील आसोपा साहब है, मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं पैनलिस्ट के साथ। राजस्थान में चुनाव रणजोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में जीत को लेकर किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर संभाग के दौरे पर रहे, तो वहीं वसुंधरा के गृह क्षेत्र करौली में कांग्रेस की संकल्प रैली ने दम दिखाया। अपने दौरे में अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। अपने संबोधन में अमित शाह का मुख्य फोकस एनआरसी के मुद्दे पर रहा। उन्होंने कहा कि एक भी अवैध शरणार्थी को देश में नहीं रहने देंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कान नाक आंख बंद करने वालों को सपना देखने का हक नहीं है। इधर कांग्रेस की संभागवार चल रही चुनावी यात्रा संकल्प रैली ने सीएम राजे के गृह क्षेत्र करौली में दमखम दिखाया। करौली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ सचिन पायलट और संगठन महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा भगाओ और कांग्रेस लाओ का नारा दिया। आपने गरीब की जेब पे डाका डाला है, आपने गरीब की कमर तोड़ने का काम किया है। आप विपक्ष में थे तो हमको दुआई देते थे जब 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 90 रुपए पहुंच गया। हम पूछते हैं तो कहते हैं देशद्रोही हो, आप राष्ट्र विरोधी हो। हम तो विरोध कर रहे हैं, विरोध करते हैं 4.5 साल से, लेकिन 2 महीने का समय और हमें झेलना पड़ेगा। आप सबके आशीर्वाद से जब कांग्रेस का राज बनेगा तो पेट्रोल डीजल के दाम हम कर दिखाएंगे। बीजेपी इन चुनावों में जीत को सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को योजनाओं के जन जन तक पहुंचाने का मंत्र दिया जा रहा है। साथ ही बीजेपी एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर हिंदू वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन एट्रोसिटी बिल, पेट्रोल डीजल के दाम और गिरता रुपया बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की कोशिश यह है कि सरकार की खामियों को ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जाए, साथ ही बीजेपी को एक नाकाम सरकार के तौर पर स्थापित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। सामने 18 और 19 का चुनाव है। कैसे कार्यकर्ता को जोश भर के और मतदाता को साधा जा सकता है? अमित शाह की बात हो चाहे फिर संकल्प रैली की बात हो। चले, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं। ओम जी, राजस्थान के लिहाज से मंगलवार का दिन काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। एक तरफ तो बीजेपी के चाणक्य के रूप में पहचान बना चुके अमित शाह दौरे पे रहे, एक दूसरी तरफ पे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह संभाग
में कांग्रेस ने हुंकार भरी है संकल्प रैली के जरिए और एक मैसेज दिया है। अशोक गहलोत ने वहां एक नारा दिया है, संकल्प दिलाया है कि भाजपा भगाओ कांग्रेस लाओ। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये अवसर कार्यकर्ता और मतदाता दोनों के लिए ही पॉलिटिशियन किस तरह का मंत्र देते हैं ये मायने रखता है और दोनों तरफ ही यही देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में आपको जोश फूंकना है क्योंकि यही वो मंत्र है कि आप कितना कार्यकर्ता को एनर्जेटिक बना पाते हैं और मतदाता पे कार्यकर्ता किस तरह से पकड़ बना पाता है। मुझे जो लगता है कि ये एक ऐसा अवसर है। किस तरह से देखते हैं इस रणनीति, राजनीति और इस सियासत को? देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी, जो प्रमुख प्रतिपक्ष और सत्ताधारी दल है, इसका अपना एजेंडा क्या है, किस लिए, किस चुनाव में किन बातों को लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि जनमानस जिन चीजों से प्रभावित होता है वो अलग बात है और साथ साथ में जो कार्यकर्ता है वो एक अलग बात है। कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ने की बात जहां तक है, उनके लिए बड़ा जो नारे गढ़े गए हैं, जो हम सुन रहे हैं कि अमित शाह साहब बोल रहे हैं या उधर अशोक जी और सचिन जी बोल रहे हैं, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन अमित शाह के पास में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो एक कैडर बेस वाला सिलसिला रहा है, वो जिस तरीके से शान से ध्यान से सुनता है और फिर दोहराता है, ये मेरा ख्याल है कि कांग्रेस में ऐसा सिलसिला नहीं है। कांग्रेस में सिलसिला ये है कि नेता बोलते हैं और उसके साथ साथ में जनमानस जो बिखरा हुआ है वो जैसे सोच रहा है वो उनका साथ देता है, इकट्ठा होता है। आज की जो 2 रैलियां हुई है और जो 2 जगह कार्यक्रम हुए हैं, अमित शाह जयपुर में नजर आते हैं और मुख्यमंत्री के इलाके में सचिन पायलट नजर आते हैं। तो वो जो उसमें मुझे साफ साफ नजर आता है कि एक जगह तो जिस तरीके से हवाई अड्डे से लेकर के और सारे जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की जो चाक चौबंद चीजें की गई हैं, इससे ऐसा लगता है कि कुछ विशेष आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इन सब चीजों की जरूरत नहीं हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हमने अडवाणी जी को देखा है, अटल जी को देखा है, बाद के लोगों को भी देखा है। लेकिन अब जिस तरह का आयोजन किया जा रहा है उससे लगता है कि जैसे बड़ा कुछ विशेष आ रहे हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उस तरीके का इंतजाम देखने को मिला। ये मुझे कुछ अटपटा लगा क्योंकि एक जनतांत्रिक पार्टी होते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद स्थापित करती थी, वो अब वैसे उस तरीके से नहीं लगता, बड़ा नियोजित सा लग रहा है। और ये नियोजित, लेकिन हो सकता है कि बदले हुए हालात में ये सब चीजें बड़ी अपील करती हूं और अपील करेंगी शायद। लेकिन इसके ठीक विपरीत कांग्रेस पार्टी का जो सिलसिला लगता है, जो प्रतिपक्ष जैसे होना चाहिए, प्रतिपक्ष में जिस तरह का सिलसिला कहा जा रहा है कि बड़ा विभाजित है, बड़ा विघटन है, इनमें बड़ा टूट है, लेकिन जैसे जैसे रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं निश्चित रूप से वो मैदान में नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं जोश भले ही से रहा हो, लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता के सामने सवाल वही है जिन सवालों से 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हैसियत हासिल हुई थी। महंगाई बरकरार है, बेरोजगारी का आलम क्या है, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वो, ये सब चीजें माने रखेंगी, वो देखने तो ये जो एक जोश भरने वाली बात है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्यों रैलियों का जो मजमून अगर हम देखें उसमें उसका मकसद जो है वो यही है कि रैली सुनने वाले जो लोग आए हैं वो अपने कार्यकर्ता होंगे और कार्यकर्ता ने अगर भीड़ भी आई है तो उस भीड़ को हम मतदाता में तब्दील कर सके। ये चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, पैटर्न है इसमें। ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण है कि आप इसमें चाहे बीजेपी को फिट करके देखिए चाहे कांग्रेस को देखिए। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं योगेन जी। ये लेकिन कार्यकर्ताओं तक तो, कार्यकर्ताओं में जो मंत्र फूंकने की बात है, ताकत फूंकने की बात है, उत्साह पैदा करने की बात है, उसमें निश्चित रूप से मुझे आगे नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो बंद कमरे में है, वो एक जगह नियोजित और सब कार्यकर्ताओं तक सीमित है, जनमानस के बीच में नहीं है। ठीक इसके विपरीत संकल्प रैलियां जो हो रही है वो खुले में हो रही है और वो रेस्पॉन्सेज जो आ रहा है वो एक जनता का स्वरूप नजर आता है। इनके कार्यकर्ता उस तरीके से नजर नहीं आते, लेकिन जनता किस तरीके से रेस्पॉन्स करी, ये फर्क है। एक तरफ तो जनता कार्यकर्ता के रूप में नजर आ रही है, एक तरफ कार्यकर्ता जो निश्चित रूप से कार्यकर्ता हैं, उनको बंद जगह पर जैसे बिरला ऑडिटोरियम में आप कर रहे हैं, किसी मैदान में आप कर रहे हैं, वो सब बड़ा नियोजित तरीके से है। तो ये एक इंडिकेशन है कि कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की बात है। जनमानस में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका एहसास मुझे संकल्प रैली में ज्यादा हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। चलिए, आसोपा साहब हमारे साथ में है। आसोपा जी, अभी एक बस में बैठ करके जाना, सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन एक जो चर्चा रही कि विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस में कौन किसके साथ होगा, कौन किसके साथ होगा, कई तरह की बातें आ रही हैं। बस में एक साथ जाने से ये सारे जो सवाल खड़े हो रहे थे उन पे विराम समझा जा सकता है या अभी भी
आप तो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल खड़े हैं, अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। अभी मनीष पारिक यही कहेंगे कि बस में बैठने से क्या होता है, अभी तो सब बटे हुए हैं। मेरे ख्याल से इस विषय पे मनीष पारिक जी की मौजूदगी में और कई बार चर्चा हो गई है, वो ज्यादा प्रासंगिक रहा नहीं है वो विषय। अभी आपकी वाइफ में दिखा रहे थे कि सचिन पायलट जी मोटरसाइकिल चला रहे थे, पीछे गहलोत साहब बैठे थे, क्योंकि मैं दिन भर से जानकारी पकड़े हुए भी थे, जानकारी कर रहा था। सचिन पायलट को पकड़ भी रखा था अशोक गहलोत संभाग की इतनी ज्यादा वाहन आए कि वो जो संकल्प रथ है वो 3 किलोमीटर पीछे रैली स्थल से उसको रुकना पड़ा, कोई रास्ता ही नहीं बन रहा था। तो फिर वो मोटरसाइकिल पे सारे नेताओं को ऐसे लेकर के और रैली स्थल तक पहुंचे। तो अपने आप में जिस तरह का अभी सैनी साहब कह रहे थे, दरअसल जब जनता ये तय कर लेती है कि हमें करना क्या है, तो फिर वो अपने आप वो पहुंचने लग जाते हैं। अब कम से कम 2 लाख लोग, अभी भूपेंद्र भारद्वाज एक हमारे साथी हैं, वो कह रहे थे कि मैंने तो 1980-82 में इंदिरा जी आई थी, तो मैं छोटा था, तब के बाद ऐसी मैंने रैली करौली में भरतपुर संभाग की देखी नहीं है। इसलिए वो सारी बातें तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या है पार्टी के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अभी सैनी साहब ने उठाई है, विषयों की बात, आप पायलट साहब की बाइट अभी आप दिखा रहे थे, मैं भी लाइव भी सुन के आया हूं। उन्होंने ये बात कही कि जब हम सत्ता में थे और भाजपा विपक्ष में थी, तो भाजपा जो प्रश्न पूछती थी उस पर पार्लियामेंट हो या सभा हो, वहां उसका हम जवाब देने का प्रयास करते थे, जवाब देते भी थे। आप रिकॉर्ड वो तो उन्होंने ये कहा है कि आप पार्लियामेंट और विधानसभा की कार्रवाइयां निकाल लीजिए और उस समय के हमारे बाहर के भाषण सुन लीजिए। लेकिन ये एक भाजपा ने नया तरीका अपनाया है कि विपक्ष जो बात करे उसको वापस सत्ता में बैठी पार्टी भी विपक्षी पार्टी बन करके और सामने वाली पार्टी से ऐसे पूछ रही जैसे कि सामने वाली पार्टी सत्ता में। ये एक विचित्र ट्रेंड भाजपा ने सेट किया जो कि लोकतंत्र के लिए जी ठीक सवाल की बात कहिए। देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। सवाल की जो बात आई, अमित शाह 2 बार प्रदेश के दौरे में आए हैं। 4 अगस्त को आए थे और उसके बाद आज आए। 4 अगस्त को जब राजसमंद के जेके स्टेडियम में थे तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस सवाल पूछ रही है हमसे, राहुल गांधी को बताना चाहिए 4 पीढ़ी का हिसाब। और आज की अगर बात करें, आपके 21 सवाल हो चुके हैं, तो उसमें आज उन्होंने कहा है कि पायलट हवाई जहाज उड़ाएं, राजनीति में ना पड़े। एक शब्द और उन्होंने कहा जिसमें उन्होंने कहा था कि खेती किसान और इनकी ना राहुल बाबा को पता है ना पायलट को पता है सियासत होती क्या है। तो एक तरह से उन्होंने जो कहा है कि अपना काम करें, हमसे सवाल ना पूछिए। हाँ, और ये कहा था कि हिम्मत कैसे हो रही है कांग्रेस की कि हमसे सवाल पूछें, तो आप बता दीजिए। अब ये तो तानाशाही है, वो बता सकते हैं भी 50,000 से 80 करोड़ कैसे उनके बेटे बना लेते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। बात यह है कि आज ही सवाल पूछा है पायलट साहब ने, मनीष जी जवाब दे दें उसका। अगर वो शाह साहब को हम नहीं पूछ सकते, अगर पार्टी स्ट्रेटेजी होगी तो मनीष जी कैसे जवाब देंगे? हम नहीं पूछ सकते, हमें डरना चाहिए। तो ये बता दें कि जनता के पैसे से ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज बनी है, जनता के पैसे से दूसरी सरकारी मेडिकल कॉलेज बनी, वैसे ही ये 5 मेडिकल कॉलेज बनी है जनता के पैसे से, केंद्र और राज्य के पैसे से। उसका जो संचालन है आप एक सोसाइटी के माध्यम से कर रहे हो, और उसमें फीस आपने 50% सीटों की जो फीस है वो 7.5 लाख रुपया प्रति वर्ष रख दी, जबकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज की 50,000 रुपए प्रति वर्ष है। तो ये व्यवसायीकरण, और सरकारी जमीन है जो निःशुल्क मिली है सरकार को, पैसे जनता के हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं ना, जनता के पैसे हैं और जनता की जमीन है। और प्राइवेट सेक्टर कोई खोले जहां उसको जमीन खरीदनी है और कॉलेज बनानी 100 करोड़ लगा के, वो उस तरह की फीस स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है। आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में ये फीस कर रहे हो, इसका प्रश्न पूछा है, कोई जवाब नहीं। पहले वाले प्रश्नों का भी कोई जवाब नहीं। परसों ही पूछा कि साहब 27,000 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं हैं, जिसमें 178 योजनाएं सीएजी ने कहा है आपको। आप सीएजी का लेकर के तो 2G का आरोप लगाते थे, अब सीएजी ने कहा है आखिरी दिन शाम को 5 बजे, कह दीजिए, शाम को 5 बजे इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे रखी ताकि बहस नहीं हो सके। बहस तो करानी नहीं इनको, प्रश्न हम कर ही नहीं सकते, ये कह रहे हैं ना। तो उसमें लिखा है कि इतने 1000 करोड़ रुपए का खर्चा इन्फ्लेक्चुअस हो गया क्योंकि इतने टाइम से आसोपा साहब एक निवेदन करना चाहूंगा। ओम सैनी साहब भी थे। जब
14वीं विधानसभा का 11वां सत्र, जिसे अंतिम सत्र के रूप में माना गया है, उस सत्र के दरमियान पहले वक्त ही जैसे ही हाउस शुरू हुआ, हंगामा प्रतिपक्ष की तरफ से शुरू हुआ कि ये इसमें गौरव यात्रा का हिसाब का सवाल काट दिया। चलिए, जो भी था, एक यात्रा का सवाल काट दिया, कोई बात नहीं। आप लोगों के पास में बड़ा अवसर था। अगर वास्तव में आपको सवालों के जवाब चाहिए थे, 2 होते, 3 होते, आपके एमएलए की ड्यूटी थी ये। आप पूछते, जैसे आप गवर्नमेंट के कॉलेज वाली बात बता रहे हैं, अचानक तो हुआ नहीं है। इसका सर्कुलेट ऑर्डर पहले से था। सड़कों की बात रही हो, दूसरी बातें रही हो, सीएजी का अध्ययन वो भी कर सकते थे कि रिपोर्ट्स उनके पास में पहले पहुंचती हैं। तो ये सारी चीजें उस वक्त क्यों नहीं उठाई गई? मुझे लगता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोग चूक गए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। सर, विधानसभा में प्रश्न स्थगित हुए, लगे हुए प्रश्न स्थगित हुए। एक प्रश्न लगातार घनश्याम तिवारी जी का हुआ है सर, गौरव यात्रा से जुड़ा हुआ जो सवाल था। चले, कोई बात नहीं, गौरव यात्रा 3000 प्रश्न, इस विधानसभा के 3000 प्रश्न अनआंसर्ड पड़े हैं। नहीं, इसी से नहीं, 14वीं के नहीं है सर, 14वीं के नहीं है। आप विधानसभा ज्यादा कवर करते हैं, मैं तो नौकरी में रहा हूं तो बता रहा हूं। सत्र नहीं भी चल रहा हो और जिनका जवाब नहीं दिया हो, लगे नहीं हो, वो प्रश्नों का जवाब जाना होता है। बिल्कुल। वो 3000 जवाब नहीं गए हैं। चलिए, मनीष जी जवाब देंगे। मनीष जी, मैं पहला सवाल तो मेरा यह है आपसे कि अमित शाह आए हैं यहाँ पे, उन्होंने एनआरसी, दूसरे मुद्दे, केंद्र सरकार की योजनाएं, वसुंधरा जी का जिक्र किया, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा गुणगान किया है आपने। सारे अभी 3 उनके जो रहे, सूरज मैदान के 2 सत्र रहे, बिरला ऑडिटोरियम रहा, और हालांकि मीडिया को दूर रखा गया, लेकिन फिर भी जो छन के खबरें आ रही हैं, मैक्सिमम उनका जो स्पीच फोकस रहा वो नरेंद्र मोदी के पे रहा। तो ये 19 की तैयारी है या 18 की तैयारी है? नहीं, निश्चित तौर पर 19 और 18 दोनों परस्पर पूरक हैं। इसलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे निश्चित तौर पर। जो राज्य सरकार की उपलब्धि है उनकी चर्चा मतदाता तो क्षेत्रीय ही है। मैंने कहा वो चर्चा भी हुई है और मदन लाल जी सैनी ने उसका जिक्र किया है, आपने देखा। इसी तरह से उन्होंने भी जो टिंगलिंग एस्पेक्ट्स पर जो टाइमिंग स्लॉट होता है 1 घंटे का, उसमें हिसाब से बोला है। लेकिन बड़ी बात जो मंत्र उन्होंने दिया है कि भाजपा का जो यहाँ पर अंगद का पांव जम चुका है और अब उसको हिलाना किसी के बस की बात नहीं, एक बात है। दूसरी बात, वो हमारे कैडर को उत्साहित उन्होंने किया, आप वहां पूरे समय मौजूद थे, कि कैडर जो है कहां रहने दिया, मीडिया को तो बाहर कर दिया। और अगर कैडर ठान लेता है कि इस पार्टी को वापस कराना है तो निश्चित तौर पर वापस लाया जाता है। और उसके पीछे रीजनिंग है, हम इस कारण नहीं कर रहे, उसके कारण ये है कि जो आरओ प्लांट लगे हैं, पानी ठीक होने लगा है, लोगों को इसकी बात करी है, जल स्तर बढ़ाया है, जो मूलभूत समस्याएं राजस्थान की है उनको ठीक करा। एक दूसरी बात, जो सड़कों में हम नंबर 1 से हो गए, बिल्कुल इस लेवल पे काम किया है कि कोई गांव नहीं बचा जो सड़क से नहीं जुड़ा है। ये बात, बिजली की बात हुई है, तो जो मूलभूत आधारभूत बातें थी वो। दूसरी बात, बेटियों के जीवन को बदलने की बात चालू हुई, वो राजस्थान से शुरू हुई है। सब साइकिल देने से लेके आप देखेंगे उनको लैपटॉप और स्कूटी मुहैया कराते। इतना ही नहीं, अगर एजुकेशन वो कर रही है एमए उसमें एग्रीकल्चर में, तो उनको 25,000 रुपए तक की वजीफे दिए जा रहे हैं। तो ये भी बात है। ठीक इसी तरह से भामाशाह में आपने देखा महिला को मुखिया बनाया, वो सारी चीजें हैं। 4 करोड़ लोगों को आप स्वास्थ्य कल्याण के विषय पर लेकर आए, ये सारी बातें हैं जो बीजेपी को हक बनाती है। छोटा सा सवाल है मनीष जी मेरा आपसे जी, प्रदेश में आप लोगों की जो बात है, दावा जो है, उसके हिसाब से कह रहा हूं, 4 करोड़ लाभार्थी बता रहे हैं आप लोग प्रदेश में। क्योंकि आंकड़ा सामने यूं आया था कि जब अभी देश के प्रधानमंत्री 7 जुलाई को जब प्रदेश के दौरे पे आए थे, लाभार्थी सम्मेलन में जब थे, तो ये कहा गया था कि ये तो 1% आए लोग और 99% अभी आए नहीं, उनसे हमें संपर्क करना है। देखिए, 4 करोड़ आप लोग लाभार्थी बता रहे हैं, अगर आप आधे भी मेंटेन कर पाते हैं तो मुझे लग रहा है कि विधानसभा का जो अभी तो 163 जीते थे, मुझे प्रतिपक्ष नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपको 1,39,38,786 मत मिले थे जब आपकी सीटें 163 थी जी। तो अभी भरोसा डगमगाया हुआ है कि हर चीज को बिल्कुल एक एक आदमी तक पहुंचाना और ये सारी चीजें, और बेनिफिशरीज की बात मैं करना चाहूंगा, अभी अचानक नहीं हुए, आप लोगों का सतत प्रक्रिया है, कितने साल में इतने इतने ये चलते रहे, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने पहले के ही चुनाव परिणाम इस बेनिफिट्स को खारिज कर रहे हैं। तो इस वजह से अमित शाह साहब को ये पूरा जोर देना पड़ रहा है कि बाई इलेक्शन में हम मात खा चुके हैं और ये कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि बेनिफिट तो उन लोगों को भी मिला होगा जहां पे 17 विधानसभा में मतदान गिरा था। नहीं, पक्की बात है। और आपने देखा जो वोटिंग वहां हुई है, वो सब बेनिफिशियरी वोट दिया, ऐसा नहीं। इसी हमारी समस्या थी कि पोलिंग परसेंटेज कम रही। तो आप समझेंगे अगर उन जगह पर 50% पोलिंग परसेंटेज अगर आप मानते हैं तो 4 करोड़ में से 2 करोड़ हो जाते हैं। तो इसी तरह से 3 सीटों पर आप मानेंगे तो वो बात। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं योगेंद्र जी, माइंड सेटअप जो
उपचुनाव में मतदाता का होता है, जिसमें कोई ना तो सरकार बदलनी होती है ना कोई और बात होती है, वो एक अलग प्रकार का होता है। वहां के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, लोकल मुद्दे हैं, वो उसके दिमाग पे छाए रहते हैं। हम एक सामान्य भाषा में ये भी कहते हैं आपकी उस समय गुस्सा निकल जाता है, हाँ। और उसके बाद में जब दोबारा चुनाव आते हैं तो मानस बदल जाता है। ये इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए उपचुनाव का जो सेटअप है वो एक अलग बात है। पूरे देश में ये बात स्वीकार की कांग्रेस पार्टी केवल उपचुनावों की पार्टी बन के रह गई है। जब भी मेन चुनाव होते हैं उस समय फिर वो स्टेट खो देते हैं। ऐसे करके 21 स्टेट्स में उनकी सरकारें चली गई है। तो ये बात भी है, परंतु ये हमारा बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो कवरेज एरिया है बेनिफिशियरीज का, ज्यादातर लोगों को अगर एलईडी बल्ब भी हमने दिया है अगर सरकार ने, और इसी तरह से अगर छूट वाली बिजली दी है, मकान दिया है, सड़क दी है, तो वो सब बेनिफिट्स में से आता है। मैं अमित शाह साहब को सुन रहा था जब वो कह रहे थे कि हमने प्रदेश में 4 करोड़ लोगों को बेनिफिट दिए हैं, अब वक्त है उनसे मिलकर के और उनको बताने का सारा, यानी कि रिटर्न गिफ्ट की तरह कहा जा सकता है इसे कि हमने आपको दिया, अब वक्त है आप हमारे को दीजिए। नहीं, लोकतंत्र का तकाजा है, हम जनता के लिए काम करते हैं तो वो जनता रिटर्न भी मिलना चाहिए। जनता भी सोचती है ये बात जी, कि हम उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। यूं तो हम देखें तो कोई नई बात नहीं है कि अब तक जो राजनीति में होता है, इलेक्शन से ठीक पहले आपने अगर कोई बेनिफिट दिया है, जिसे हम फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में भी देखते हैं, कोई भी पार्टी हो वो रिटर्न के रूप में मानती है कि हमने जनता के लिए ये काम किया, आप उसके बदले वोट में इसको तब्दील करिए। अब कितना हो पाता है, नहीं हो पाता है, यह मेरा सवाल है कि 4 करोड़ बेनिफिशरीज राजस्थान में बीजेपी बता रही है, और पिछली बार मतदान जो हुआ था लगभग 3 करोड़ कुछ का हुआ था, जिसमें 1,39,38,786 मत बीजेपी को मिले थे। तो बीजेपी लगातार बेनिफिशरीज को टच करना, कार्यकर्ताओं को यही बात कहना, पन्ना प्रमुख विस्तारक, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि जो बेनिफिट मिले हैं जिन योजनाओं के वो मतदाता तक पहुंचाने आपको। इससे विकास तो है ही, खैर विश्वास डगमगाया हुआ कहें कि या बिल्कुल बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि बेनिफिट से लेकर के उस जो लाभार्थी है उसको पूरी तरह से चुनाव तक एक क्रम में बांधे रखना कि बिल्कुल आपको बेनिफिट मिला और आपको वोट डालना है। देखिए, कुल मिलाकर के अभी जो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान शासन है, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, संगठन है, एक अलग तरह की नीति चल रहा है। पहले हम लोग ये देखते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे के साथ में लोगों को शिक्षित करती थी और सारी बातें समझाती थी कि हमारे विकास का रास्ता कौन सा है, हमारा समाज कैसे बनना चाहिए, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना, सबको जोड़ने का सिलसिला होता था। अब जो हो रहा है वो युद्ध की तरह से हो रहा है। ये जो वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, ये दूसरी विपक्षी पार्टियों को शत्रु पार्टी समझता है, उनको तुरंत नष्ट कर देने की बात कहने का। ये जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका तो स्पष्ट रूप से कहना है कि ये शत्रु पार्टियों को नष्ट कर दीजिए, समूल कर दीजिए, और 4-4 पीढ़ियों के हिसाब मांगते हैं। ये कोई मैं नहीं समझता कि प्रजातांत्रिक भावना के अनुरूप है। लेकिन और साथ साथ में ये उम्मीद कि हमने इतने लोगों को लाभार्थ दिया है, तो ये तो ड्यूटी है, हर किसी शासन की ड्यूटी है कि अपने नागरिक कल्याण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करे और उसके साथ में उससे अपेक्षा करे, विनम्र निवेदन करे कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि पुनः शासन में आकर के हम विकास को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब भाषा बदली हुई है, ये भाषा लोकतंत्र की भाषा नजर नहीं आती है। मुझे तो इसी पे आश्चर्य हो रहा है कि लोग सुनते हैं और कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि उस तरीके से जिस तरीके से पहले हम लोग अखबारों में रिएक्ट किया करते थे, हम बोलने में रिएक्ट किया करते थे, वो सब चीजें लुप्त हो रही हैं और इन सबको स्वीकार किया जा रहा है, बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। ये मैं समझता हूं कि भारतीय प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। पार्टियों के साथ में, सौहार्द के साथ में अपनी बातों को कहना चाहिए, विनम्रता के साथ में, वो नहीं हो रही है। अमित शाह तो एक नई किस्म की रणनीति लेकर के और सारा चल रहे हैं। ये मैं समझता कि राजस्थान की जनता को ये माफिक नहीं लगेगी। इसका मेरा ख्याल है कि, और पिछले चुनावों को बता रहे हैं कि उपचुनावों के जो नतीजे हैं, मैं समझता हूं कि ये नतीजे अपने आप में बड़ा सबक सिखाएंगे कि अमित शाह किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। 50 साल शासन में रहेंगे, ये कोई बात हुई कि अगर जनता पसंद करती है तो 50 क्या, आप 100 सदी तक रहिए। लेकिन ये इस तरीके के दावे, इस तरह की बात, ये प्रजातंत्र की भाषा नहीं है। ये भाषा बड़ी अहंकार की भाषा है, और अहंकार राजस्थान के लोगों को तो निश्चित रूप से बिल्कुल पसंद नहीं आता है। विनम्रता का यहाँ पर सम्मान होता है। और हमारी जैसे मुख्यमंत्री को देखिए, मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा बोल रही हैं, लगातार विनम्रता पूर्वक सारी बातें करती हैं। अगर विपक्षियों पर आक्रमण भी करते हैं, उनका नतीजा देख लीजिए। बिगड़ी हुई हालात में भी 163 स्थान भारतीय जनता पार्टी को जो हासिल हुए थे, वो मुख्यमंत्री की विनम्रता का परिणाम था।
उनका विभिन्न समाजों को के साथ में जो संवाद था उसका परिणाम था। ये संवाद नहीं था कि नहीं अब तो हम ऐसा कर देंगे। तो मैं नहीं समझता कि अमित शाह साहब के आने से राजस्थान में कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, संचार का जो जिस तरीके बरसात हो रही है, जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, जिस तरीके चित्र पेश किए जा रहे हैं और जिस तरीके से मोदी जी की योजनाओं का चर्चा हो रहा है, ये बताया जा रहा है जैसे कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कुछ बेहतर किया ही नहीं था। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से हजार न इत्तेफाकियां हो सकती है, लेकिन वो राजस्थान के हित में सोचती रही है, राजस्थान के बारे में बोलती रही है। और वही आज कह रहा हूं कि अमित शाह जी का ये अहंकार वाला जो सिलसिला है, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में इससे कोई फर्क पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को, जो उनके सदैव कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में भले ही फर्क पड़े, लेकिन जनता को ये भाषा राजस्थान में पसंद नहीं आएगी। और मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं अमित शाह के प्रजातांत्रिक तौर तरीके को बदल करके और अहंकार की भाषा के साथ में राजस्थान में पेश कर रहे हैं। तो चलिए, अमित शाह राजस्थान के दौरे पे और अलग अलग संभाग में जाएंगे, वहां पे मीटिंग्स करेंगे, वर्कर्स से मिलेंगे। ये एक सिलसिला इलेक्शन तक चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी होंगी। इसी तरह से कांग्रेस भी हर संभाग में अपनी संकल्प रैली करेगी। संकल्प ये दिलाया जा रहा है कि भाजपा को हटाना है और कांग्रेस को वापस लेके आना है। अब संकल्प रैली का कितना असर रहेगा, क्या चुनौतियां संकल्प रैली के सामने होंगी और क्या चुनौतियां भाजपा के नेताओं के सामने हो सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं अमित शाह के जयपुर दौरे और भरतपुर संभाग के करौली में कांग्रेस की संकल्प रैली की। ओम जी, कुछ चुनौतियां हैं जो बीजेपी के लिए दिखाई दे रही हैं। हालांकि अमित शाह एक भी चैलेंज जो था उस पर नहीं बोले। जहां तक सुनाई 3 जो सम्मेलन देखे उनके चौथे में मैं नहीं जा पाया। सबसे पहले बात करें एट्रोसिटी बिल जो बीजेपी लेके आई, इसमें सवर्ण जो एक बीजेपी का मूल वोट बैंक कहा जाता है, उसकी नाराजगी की बात हो, महंगाई की बात हो, कुछ एक खास ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से कांग्रेस भी संकल्प रैली के नाम पे सारे नेताओं को एकजुट करने की बात है, लेकिन फिर भी बाहर जो चर्चाएं हैं कि कांग्रेस बिखरी हुई है। अभी भी नेताओं में बेशक साथ में बैठ के जा रहे हो, सारी चीजें हो, लेकिन फिर भी अभी गुटबाजी से दूर हो नहीं पा रहे हैं। ये एक दोनों की तरफ एक जो चुनौतियां जो सामने आ रही हैं, इनसे कैसे पार पड़ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि जैसे स्वर्णों वाला जो सिलसिला है, उनकी नाराजगी की जो बात है, ये बिल्कुल वैसे ही उठी है जिस तरीके से शाहबानों के मामले में राजीव गांधी के वक्त में हुआ था। राजीव गांधी ने जिस तरीके से शाहबानों के मामले में अपने आप को पीछे किया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदल दिया, उसके नतीजे हमें मालूम है क्या है। बिल्कुल ये बात मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है, भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णायक मंडल के लोग हैं, जो परामर्शदाता मंडल के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए था कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन सोचने का मुझे लगा कि कहीं कोई सिलसिला ही नहीं है इसके अंदर, और वो सब वैसे ही चल रहा है। दूसरा, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के साथ में जनता नजर आती है, संकल्प रैलियों में भीड़ नजर आती है, लेकिन ये जो आरोप लगा हुआ है, ये जो बात कही जा रही है कि उनके यहाँ बड़ी टूट है, इस टूट को वो स्थापित कर, ये दिखाना चाहते हैं एक दूसरे को साथ में चल करके, और कि अब सब टूट खत्म हो गई। ये नहीं स्थापित करना चाहते कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसमें हर आदमी अपनी हैसियत चाहता है। हैसियत चाहने का सिलसिला सन 52 से चलता रहा है। बीजेपी में भी जनसंघ हुआ करती तो ऐसे ही सब चलता था। इससे कहीं पर भी मुझे मालूम है कि सीकर के जगदीश माथुर क्या सोचते थे, सुंदर सिंह भंडारी क्या सोचते थे, भैरव सिंह शेखावत क्या सोचते थे, सतीश चंद्र अग्रवाल क्या सोचते थे। जनसंघ के नेता के रूप में कोई भी आदमी अपनी हैसियत चाहता है तो आगे बढ़ने के लिए अपने अपने ग्रुप बनाता है और आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। इसमें इस विघटन से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब विघटन आपकी पार्टी को, अपनी विचारधारा कोई खाने लग जाए, तब चिंता की बात होती है। मुझे लग नहीं रहा कि कांग्रेस के अंदर इस विघटन से उनकी विचारधारा नष्ट होने की बात हो रही हो। वो सवाल एक ही लेके चल रहे हैं, राफेल में क्या हुआ, पेट्रोल और डीजल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी का क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है, इन सवालों को लगातार लेके चल रहे हैं और साथ साथ में अपने जुड़ाव की चेष्टा भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल विपरीत चल रहा है। वो मुझे देख करके आश्चर्य इस बात पर होता है
कि ये जो भाषा इस्तेमाल करने लगे हैं, ये जो अडॉप्शन जिस तरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके की बात बोली है, सवर्णों की जो नाराजगी है, इस नाराजगी को टाला जा सकता था, लेकिन अहंकार इतना कि देख ही नहीं रहे हैं। और सवर्णों ने बताया कि किस तरीके से हम लोग कहां जवाब देंगे, तो ये सोचने की बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जोखिम उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसका नुकसान राजस्थान में खासतौर से हमारे प्रांतीय नेतृत्व को हो सकता है, क्योंकि वो भी इस बात पे बोल नहीं रहे, उनको बोलने की पूरी छूट थी। साथ साथ में ये तो तय है कि जिस तरीके से वेट का कम करके और पेट्रोल और डीजल का अपने आप में मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है, ये अच्छी बात है। राजस्थान की जनता इस बात को महसूस करेगी। और ये कांग्रेस के लिए अपने आप में बड़े जोखिम की बात हो जाएगी कि राजस्थान ने तो इस पे कर लिया, अब क्या कीजिएगा आप, केंद्र की बात कीजिएगा तो अलग रहेगी। जी मनीष जी, एनआरसी का जिक्र करके लगातार एनआरसी का जो जिक्र किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि हिंदू वोट जो है उसके लिए अक्सर जो बीजेपी पे इस बात का ठप्पा लगता है कि इलेक्शन से ठीक पहले पोलराइज करने की कोशिश की जाती है, वो किया जा रहा है। 4 राज्यों से ठीक पहले एनआरसी की रिपोर्ट को लेकर के कोर्ट की नाराजगी भी आई, सामने सारी चीजें हुई, उसके बावजूद भी जिक्र एनआरसी का काफी किया जा रहा है। हर नेता ये कह रहा है कि कांग्रेस पे इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि जो घुसपैठिए हैं 40 लाख, वो उनका वोट बैंक खिसकने का डर लगता है, इस वजह से बाहर नहीं जाने दे रही। और अफगान और पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं, उनकी कांग्रेस ने कभी पैरवी नहीं की। नहीं, वो तो लियाकत समझौते के समय से ही हुआ था, जिसके कारण पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया और तो जनसंघ में आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश के संसाधन है वो देशवासियों के हैं। एक जनरल परसेप्शन ये होता है योगेंद्र जी, जब एनआरसी का मैटर आता है तो कोई भी देश, हम जो बांग्लादेश के घुसपैठियों के कारण पूरा किशनगंज का इलाका बिहार में वो सब घुसपैठियों का इलाका हो गया, वहां से उनके लोग चुनकर आने लगे। आसाम में 15 जो एमएलए हैं वो तक घुसपैठिए बन गए। तो ये बात तो सही है, लोगों के दिमाग में कई सालों से था कि देश में करीब 2 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। और ये जो बात जो बीजेपी शिद्दत के साथ उठाती थी, वो जब सत्ता में आई तो वो बदली नहीं, और उसने वो बात कायम रखी कि जो देश का संसाधन है उस पर देशवासियों का हक है। तो मूल भावना ये है, और इसी कारण से भाजपा एनआरसी का मुद्दा उठाती है। इसमें इसको ज्यादा प्रखरता के साथ इसलिए उठा पाती है क्योंकि जो स्टेप उस पर ले रहे थे वो जो दूसरी पार्टियां सियासत कर रही है उनको मुंह की खानी पड़ रही है। क्योंकि जब ये बात एनआरसी की बात को बीजेपी स्ट्रांगली कहती है, तब ममता बनर्जी अगर उसके विरोध में बोलती है तो वो एक्सपोज होती है। तब लोगों को लगता है कि ये देश के संसाधनों के जो वितरण है उसके विषय पर चूक करना चाहती है, केवल वोट बैंक के कारण वो एक्सपोज होती है। और यहां पर भाजपा इस बारे में कटिबद्ध है, आज से नहीं वर्षों से। जब 3 बीघा जमीन की बात थी उस पर भाजपा ने मुद्दा उठाया था, और कश्मीर के मुद्दे पर बात की थी, तो देश के भूभाग के बारे में जो कटिबद्धता बीजेपी ने बरकरार रखी है वो भी लोगों को ध्यान में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई इस तरह की बात तो हो ही गई है कि कोई राशन कार्ड नहीं बना ले, कोई यहाँ पर आके रहने ना लगे, फिर वो उनके कैंप हो जाते हैं और सरकार उनको मदद करने लगती है, फिर मानवाधिकार के नाम पर भोजन और आवास मिलते हैं। नहीं, यहाँ सवाल ये है मनीष पारिक साहब, ये कहा जाता है कि जैसे ही चुनाव सामने आते हैं तब हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, ये बीजेपी लेकर के आती है, जानबूझ करके लेकर के आती है। लेकिन कोई भी चीज हो, देखिए एक लिमिट होती है, मतदाता वो एक लिमिट तक की सारी चीजों को टॉलरेट कर पाता है कि ये वास्तव में, क्योंकि विकास की एक सतत प्रक्रिया है। आज आप सड़क भी बना रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, तो लगता है कि एक उसमें चल रहा है। लेकिन जब चुनाव के 3 महीने पहले या 5 महीने पहले अगर उसको लेकर के आएंगे तो समझ में बैठती है सामने वाले कि गांव में सड़क क्यों बन रही है, सामने चुनाव है। तो ये पोलराइज करने का एक आरोप लगता है बीजेपी। नहीं, वो रोहिंग्या की समस्या अभी आई थी तो अभी होगी वो तो, इसलिए। और मैंने कहा कि बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं करा। जो विपक्षी दल थे उन्होंने जो हाय तौबा मचाना शुरू किया, छाती कूटा शुरू किया, उसके कारण वो नजर में आई बात। और मैं आपको ये भी निवेदन करूं कि जो राम मंदिर के बारे में भी बात करने वाले लोग हैं, बीजेपी बात नहीं करती। कोर्ट में आया हुआ विषय, कोर्ट फैसला अभी देगा, मानो मिश्रा जी उसमें वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। कोर्ट का कुछ प्रतिपक्ष के लोग ये, मनीष जी ये कहते हैं, आप तो खुद भी लॉयर हैं, कि कोर्ट की बात राम मंदिर में तो आती है, लेकिन जब एट्रोसिटी मामले में कोर्ट ने निर्देश दे दिए गए थे तो साबानों की तरह क्यों बनाया गया इस मुद्दे को? जब राजीव गांधी जो चूक कर चुके थे, आप लोग क्यों उसके फॉलो कर रहे थे? ये लगातार ये बात कहिए, राम मंदिर का मामला जब होता है, कि संतों की प्रक्रिया भी आई है 2 दिन पहले, आप कहें तो मैं दिखवा भी सकता हूं आपको। उसमें साफ उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का इश्यू आता है तो बीजेपी कहती है कि कोर्ट का मामला है,
लेकिन जब दूसरे मामले आते हैं जिसमें लगता है कि तबके को खुश करने के लिए, उसमें बीजेपी बिल लेकर के आ जाती है। नहीं, उसमें कोई फैसला अगर आता है तो कोर्ट का, मैं ये कह रहा हूं, वो तो कोर्ट पे डिसीजन होता है। और चुनाव में भी आपने देखा होगा, राम मंदिर का विषय विपक्षी दल उठाते हैं, वो कहते हैं राम मंदिर का क्या हुआ, तो मुद्दा वो बनाते हैं। बीजेपी तो ऐसे कहती नहीं, देखो हमने मुद्दा उठाया था और अभी तक राम मंदिर नहीं बना है, हम थोड़ी कहते हैं। वो तो वही कहते हैं कि अभी तक बना क्यों नहीं, तो वो कोर्ट में लंबित विषय है, हम तो ये कहते हैं। मैं आपको ये मनीष जी, मैं रोकना चाहूंगा, चले हम सीधे बिरला ऑडिटोरियम ले चलते हैं जयपुर के, जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं प्रबुद्ध जन सम्मेलन को। तो एक बार सीधे बिरला ऑडिटोरियम। गरीब की झोपड़ी में जब टहनी और कंडे जलाकर रसोई पकाती है, खाना पकाती है, और सिगरेट पीने की कोई आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जितना धुआं जब उसके फेफड़े में पड़ जाता है, इसको फाइब्रोसिस होती है, आंख की ज्योति चली जाती है, तो वो गरीब के बेटे के दिल पर क्या गुजरती है। इसको भी आजादी पहुंचानी चाहिए या नहीं पहुंचानी चाहिए। क्या दिया कांग्रेस ने 70 साल? एक एमपी को 25 गैस के कूपन दे दिए। 25 कूपन मतलब हो 18 लाख की कंस्टिट्यूएंसी में 25 कूपन दिए। हमने तय किया कि वो गरीब माता का अधिकार है गैस के सिलेंडर पर। वो 2022 तक देश में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा। इसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। और हमने 5.5 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर पहुंचाए। 19 तक हम 7 करोड़ का लक्ष्य सिद्ध कर देंगे। 7.5 करोड़ शौचालय बनाए। आपको लगेगा शौचालय की बात करें, जयपुर में हमें कल्पना आती है मित्रों शौचालय की बात। मैं भी गुजरात से आता हूं, गुजरात के ट्राइबल एरिया में बहुत काम करा है, मगर मैंने ऐसी दारुण गरीबी नहीं देखी थी जब तक मेरी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में जब मेरा दौरा हुआ, और जब 15-16 साल की बच्ची बड़े सवेरे तड़के 3 बजे कुदरती क्रिया करने के लिए खुले में बैठती है और कोई गाड़ी की लाइट उस पर पड़ जाती है, उसकी शर्म देखकर मुझे शर्म आती है कि 70 साल की आजादी के बाद इस बच्ची को शर्मों से बचाने का अधिकार हमने नहीं दिया। पूरा गांव उसको आते जाते देखता है, वो नजरें नहीं मिला पाती है। जो बच्ची अजी भी इसको देश के विकास के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना है, उसको तय करना है कि मैं कलेक्टर बनूंगी, डीएसपी बनूंगी, डीडीओ बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, क्या बनूंगी, उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। देश के 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया ये हमारी प्रायोरिटी है, हम आगे बढ़ेंगे और आज देश के 7.5 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र का मतलब है जो मांग पाए इसी को देना, वो नहीं है। भगवान ने जिनको सक्षम बनाया है, कुदरत ने जिनको सक्षम बनाया है, जो सक्षम नहीं है मांगने के लिए उसकी चिंता करे, उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। वरना राजे रजवाड़ों का राज तो ठीक ही तो चलता था। क्या जरूरत थी डेमोक्रेसी की? देश के अंदर 4 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास रहने के घर नहीं थे। आज 2 करोड़ लोगों को घर का आवंटन हो गया है, उसमें से 1 करोड़ लोगों के घर बांधने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। 2022 तक देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा। देश के अंदर 6 करोड़ लोग ऐसे थे घर ही नहीं था या तो घर में बिजली नहीं थी। 2 करोड़ लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। उसके बच्चे को भी अधिकार है, एग्जाम आती है तो रात को 3 बजे तक पढ़ाई लिखाई कर अपने नंबर बढ़ाना और देश में स्पर्धा में खड़ा रहकर इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, इसका अधिकार है। कौन छीन सकता है इसे? क्यों नहीं हुआ 70 साल तक? जच्चा बच्चा दोनों को टीकाकरण करना कितनी सरल और सहज बात, मगर नहीं होता था। हमने मिशन इंद्रधनुष के तहत 18 करोड़ सगर्भा माताओं और बच्चों को
उसके बेटे या बेटी को टीका लगाने की शुरुआत करी मित्रों, और आज परिणाम दिख रहा है कि बीमारों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। उसकी नींद ही ठीक नहीं रखी, बच्चे का क्या दोष है? उसको तो भगवान ने हमारे भरोसे इस दुनिया पर छोड़ा था। इसके स्वास्थ्य की चिंता देश के नाते हम नहीं कर पाए, समाज के नाते हम नहीं कर पाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसकी नींव कमजोर पड़ गई। वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा देश के विकास में? ये परिवर्तन हमने किया है। नए घर बनाने का अभियान का शुरुआत किया हमने, हर एक गरीब का बीमा उतारने की हमने शुरुआत करी है। और मित्रों, अब नरेंद्र भाई आयुष्मान भारत की योजना लेकर आते हैं। ये 50 करोड़ गरीबों का जो जूथ बना है, ग्रुप बना है, उनको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हम फ्री देंगे सभी बड़ी बीमारियों को। हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, इसकी दवाइयां, इसके टेस्ट, ये सारी चीजें आयुष्मान भारत के तहत ठीक हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि हमने सिर्फ अपना नहीं सोचना है। दूर सुदूर आदिवासी एरिया में जो गरीब रहता है वो भी हमारा है। इसकी सोच 70 साल तक कांग्रेसी सरकारों ने नहीं की, क्योंकि ये कंसेप्ट ही नहीं था मित्रों। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचने का स्केल बदला है। मुझे पूछते हैं, राहुल जी रोज माइक में पूछते हैं, और राहुल बाबा को कोई लिख कर दे देता है तो तुरंत पूछ देते हैं कि क्या किया नरेंद्र मोदी। उनको नजर नहीं आता। अरे भैया, 55 साल तक आपके परिवार का शासन रहा, 4 पीढ़ी ने शासन करा, ये सब आप कर देते तो हमारे तो भाग्य में ही रहा था। हर घर में बिजली पहुंचाते, हर घर में शौचालय पहुंचाते, हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाते, हर घर में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते, हर घर में लाइट पहुंचाते, हर एक को घर दे देते। तो ये सब हमारे भाग्य में करना नहीं आता। हमें पूछ रहे हो क्या किया? हमने सोचने की स्केल बदला है। पहले योजनाएं बनती थी, इतने लोगों को गैस का सिलेंडर बनेगा, अब योजना बनती है सिलेंडर वगैरह का कोई नहीं रहेगा। ये सोचने के मूलतः परिवर्तन का सवाल है। पहले योजनाएं बनती थी, इनके इतने गांवों में बिजलीकरण कर देंगे। 70 साल की आजादी के बाद 19,000 गांवों में बिजली नहीं थी। जब हमने सत्ता के सूत्र लिए, आज देश में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली पहुंचना बाकी है। दूर सुदूर पहाड़ के गांव पर भी बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। सोचने के स्केल बदले, हर एक को घर मिलेगा, हर एक को बिजली मिलेगी, हर एक को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, हर एक को टीका लगेगा, हर एक को पढ़ने का मौका मिलेगा, हर बच्ची को जन्म का अधिकार मिलेगा। इस प्रकार की सोच आजाद हिंदुस्तान में पहली बार आपके जनादेश के कारण भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। इसरो के वैज्ञानिक, आजादी के पहले से ही हमारे वैज्ञानिक बहुत अपनी अपनी विज्ञान की दिशा में बहुत दुनिया के साथ टक्कर ले पाए, इस तरह की क्षमता वाले हैं। मगर इसरो ने कितने सैटेलाइट छोड़े थे? 2, 4, 16, 15, 18, बस। वही वैज्ञानिक है, वही कार्यबल है, वही ज्ञान है, वही हौसला है। फैसला नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2, 5, 6, 7, 15, 18 छोड़ो, दुनिया में रिकॉर्ड क्या है? तो 101 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने का रिकॉर्ड है। मोदी जी ने कहा इससे आगे बढ़िए। 104 सैटेलाइट हिंदुस्तान के इसरो ने दुनिया में छोड़कर स्पेस की दुनिया में भारत नेतृत्व किया। ये सोच बदलने का, स्केल बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आए दिन देश पर हमले होते थे, आतंकवादी यहां आकर बम विस्फोट करते थे, हमारे जवानों पर हमला करते थे, जवानों की जान लेते थे, लोगों की जान लेते थे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, उरी में भी हमला हुआ। उरी में हमला होने के बाद 13 जवानों को जिंदा जला, 13 युवाओं को जिंदा जला दिया गया। उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। पूरे देश के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा, आक्रोश कि अब क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आएगा। वो तो बोलते नहीं थे, शायद बोल देंगे।
इतना परिवर्तन आएगा और क्या होगा। मगर मित्रों, इस बार आपकी चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। 10 ही दिन में उन्होंने फैसला लिया, हमारे सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लेकर भारत माता की जयकारे के साथ वापस आए। और इस पर क्या सवाल पूछे राहुल जी ने? क्या सवाल पूछे? राहुल जी ने कहा आप सेना के जवानों की लहू की दलाली कर रहे हो। अरे राहुल जी, क्या बोल रहे हो? जो वीर जवान अपने साथी का बदला लेने के लिए दुश्मन के देश में जाता है, इसकी हौसला अफजाई के लिए भी शब्द नहीं है, इसको शाबाशी देने के लिए भी शब्द नहीं है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं इससे क्या हुआ, उनको समझ आए ना आए, ईश्वर उनको भी समझ ले। सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त होने के साथ ही पूरी दुनिया में 2 ही देशों का एक लिस्ट था, अमेरिका और इजराइल, जो अपने जवानों की शहीदगी का बदला लेते थे। वो लिस्ट में मेरे महान भारत का तीसरा नाम जुड़ गया कि यहां हाथ नहीं डालते, यहां जवाब नहीं। और डोकलाम में भी देखिए, चीन की आंखों में आंख डालना कोई कम हिम्मत की बात नहीं है साहब। बहुत सारे ऑप्शन थे, क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मगर दृढ़ता के साथ ये नहीं होने देना है। मेरी देश की रक्षा का सवाल है, ये फैसला नहीं हो सकता और वापिस जाना पड़ा। मित्रों, ये नजरिया बदला है। पहले जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए, भारत कहीं अंतिम पंक्ति में बिठा हुआ दिखाई पड़ता था। जो रेजोल्यूशन पास होता था तो हाथ खड़े करते थे। पेरिस जलवायु सम्मेलन टूटने की कगार पर आए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर थे, खड़े हुए और कहा दुनिया में हम सब रहते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, नहीं चलेगा। और वहीं से पेरिस जलवायु सम्मेलन को नई दिशा देकर आज दुनिया जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में भारत को लीडर मानकर चलती है। मित्रों, ये हर भारतीय के लिए गौरव है। दावोस के अंदर कई सारे प्रधानमंत्री गए, जाते वक्त उनका पीआर डिपार्टमेंट बड़ी ध्यान रखता था, कब कोई किसी से हाथ मिल जाए तो फोटो खींच ले, बिस्किट खाता हुआ और साथ में चाय पीता हुआ फोटो आ जाए, क्योंकि वहां जाकर कुछ बोलना करना तो था नहीं, नंबर ही नहीं लगता था। इस बार दावोस के अंदर भारत के प्रधानमंत्री गए, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद दावोस की अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन भाषण देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि वहां ट्रांसलेशन की व्यवस्था है, पूरी दुनिया को देश की राष्ट्रभाषा में संबोधित कर हिंदी का सम्मान दुनिया में दिग्दिगंत तक फैलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और किसी को जरा भी नीचा दिखाए बगैर आर्थिक क्षेत्र में हमारे जीवन मूल्य क्या है, हम विश्व के अंदर पर्यावरण को कितना मानते हैं, हमारी वेदों की ऋचा है, हमारे उपनिषद के मंत्र, इसकी हजारों साल पहले चिंता करते थे, वो दुनिया को सिखाकर आकर पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। अर्थव्यवस्था की स्थिति यूपीए सरकार में क्या थी? 4 आंकड़े होते मुंह, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के चारों प्रकार के पैरामीटर्स नीचे गिरते जाते थे। आज सारे पैरामीटर्स अपने फॉर्मेट के अंदर ठीक ठाक है। अभी अभी अंतिम क्वार्टर का रिजल्ट आया, 8.2% जीडीपी भारत ने हासिल की है। जब ये छोड़कर गए थे राहुल बाबा एंड कंपनी, उस वक्त देश 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था था दुनिया में, 9वें नंबर की, और आज 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर इंग्लैंड को पीछे छोड़ने के लिए 5वें नंबर की तरफ स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ता अर्थतंत्र अगर कहीं पर है तो भारत में है। क्यों बदल होता है, क्या हो गया? जनता का मैंडेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, पूर्ण बहुमत दिया आप लोगों ने, हौच-पौच सरकार नहीं दी, गठबंधन की सरकार नहीं दी। हालांकि हमने बनाई गठबंधन की सरकार है, मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण बहुमत है। इसके कारण ये जादू हुआ है। और मोदी जी का अनुभव, हौसला और देश के प्रति निष्ठा, इसकी कहीं पर भी बरोबरी नहीं हो सकती। इसलिए
देश में परिवर्तन दिखाई पड़ा है मित्रों। मैं गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, मैं गौरव के साथ कहता हूं, एक परिश्रमी आदमी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरे देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे में 16 से 18 घंटे काम करता है, ना सोता है ना सोने देता है, ये स्पिरिट के साथ काम लेकर जाता है, तब गरीब के घर में जाकर रोशनी पहुंचती है। हमने प्रामाणिक प्रधानमंत्री देने का काम किया है। कितने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कितने हुए, एक भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं हुआ है। और मित्रों, अभी अभी आपने कल दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट देखा होगा नेशनल हेराल्ड मामले में। उन्होंने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को कहा कि जी ये इनकम टैक्स की बात ठीक है, आप जाकर ये टैक्स भरने के लिए अगर नहीं भरना है तो तर्क क्या है वो वहां बताइए, बचने के लिए यहां आने की जरूर नहीं है। 249 करोड़ टैक्स छिपाया गया, 249 करोड़। और ये मैं नहीं कहता, अर्जी भी हमने नहीं की, अर्जी उन्होंने की, दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है कि वहीं जाकर आप बात करिए, यहां आने की जरूरत नहीं है। मित्रों, 90 लाख का लोन कहां से आया, इसका कोई जवाब नहीं है। किस प्रकार से पारदर्शिता से सरकार चलती, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या दुगनी हुई है और इनकम टैक्स 6 करोड़ से बढ़कर 10.2 करोड़ तक पहुंचा है। पहले कहां जाता था भैया, हमने रेट तो बढ़ाया नहीं, कहां जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन किया है इसके बिरला ऑडिटोरियम से संबोधित कर रहे थे प्रबुद्ध जन सम्मेलन को। पूरे सम्मेलन का अगर हम लबोलवाब देखें तो पूरी तरह से फोकस केंद्र की योजनाएं और प्रतिपक्ष पे सीधा हमला रहा। समय कम है, मैं एक सवाल लेना चाहूंगा ओम सैनी साहब से। ओम जी, लगातार मैं सुन रहा हूं कि राहुल गांधी पे भी निशाना साधा जा रहा है, कांग्रेस पे भी निशाना साधा जा रहा है, तो ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात की जाती थी बीजेपी की ओर से, तो सामने प्रतिपक्ष के रूप में चुनौती मान रहे हैं अमित शाह इसे? देखिए, निश्चित रूप से वो तो एक यथार्थ है, इस यथार्थ को निकारने का सिलसिला बनता नहीं है। यहाँ प्रबुद्धजनों के बीच में जो कुछ बोल रहे थे उससे लगा ये कि वो स्थापित करना चाहते हैं कि आपका जो प्रधानमंत्री है, यानी कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो पूरी दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो सिर्फ 8 घंटे सोता है, 16 घंटे काम करता है। ऐसा मेहनती प्रधानमंत्री। और वो तंज कस रहे थे राहुल गांधी पे कि उनको विकास नजर नहीं आता, हम लोग और सारे प्रोग्राम्स की उन्होंने चर्चा की, लेकिन निश्चित रूप से एक तरफा बातें हैं और इन पर जब तक डिबेट ना हो तब तक कुछ कहा नहीं जाता। चलो आसोपास, अब आपने सुना अमित शाह जी को, राहुल गांधी पे सीधा सीधा हमला था, निशाना, चाहे नेशनल हेराल्ड की बात तो हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या दूसरे मुद्दे हो, कह रहे हैं कि विकास नहीं दिखता है राहुल गांधी को। उनको 4 पीढ़ी का और 60 साल का विकास नहीं दिखता है क्या? फिर पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये लोकतंत्र की बात भी कर रहे थे, अहंकार दो लोगों की सरकार है केंद्र में, समय कम है इसलिए मैं बात जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2 लोगों की सरकार है और फिर भी ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। होम मिनिस्टर की चलती नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर की चलती नहीं, विदेश मंत्री की चलती नहीं। मैं आधा मिनट, समय कम है, मनीष पारिक साहब भी जवाब देंगे इसमें। आप तो बोल मोटी बात इतनी सी है कि ये कहा करते थे कि जो पैसा है वो मामा का पैसा है क्या? अब ये इनके मामा का पैसा है क्या? योजना हो, सड़क हो, विकास हो, इनके मामा का पैसा है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे इन पर उठ रहे हैं उसका जवाब नहीं देंगे, राफेल का जवाब अमित शाह नहीं देंगे, मोदी नहीं देंगे। चौथी बात, किसान, बेरोजगार का एक पॉइंट मात्र सीएजी ने परसों कहा है 9,904 लोगों को रोजगार दिया 15 लाख के मुकाबले, उसकी बात नहीं करेंगे। किसान आत्महत्या की बात नहीं करेंगे। चलिए आखिरी सवाल मनीष पारिक साहब, ये कांग्रेस का कहना है कि अहंकार की भाषा है जो अमित शाह बोल रहे हैं,
नहीं, ये ईमानदारी की भाषा है, जो कॉन्फिडेंस की भाषा है, ये प्रखरता की भाषा है, जो घोटाले फासिज्म की भाषा है, ऐसा कहो आप, ये तानाशाही की भाषा है। जो जेल में रहते हैं मंत्री, वो कैसे बोल सकते हैं? दूसरे को कुछ नहीं समझ, ये खुद झेल रहे हैं ना, पुतली बने, ये रहे ना जेल, तड़ी पार रहे हैं। किस कारण रहे हैं? किस कारण रहे? आपको ज्यादा पता है, रोज छूट रहे हो। राजनीति करिए आप, जस्टिस लोअर के मामले को लेकर आपने चलेगा, माफी चाहूंगा मैं रोकना चाहूंगा। देखा है कि रोज छूट रहे हो, कल फिर हाईकोर्ट ने छोड़ दिया। अयोध्या जाने वाले यात्रियों को जला दिया जिन लोगों को, आप जानो के खिलाफ, आप जानो क्या उनके कारण आप जानो, मैं बनकर उभरे और इन्होंने वहां पर ये आपको तो आप कह रहे थे कि इनको राम मंदिर बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट सक्रिय रोकना चाहिए। अमित शाह का तो बंद था, भाजपा से जिंदा है। गांधी भी बोलती थी, वो भी नहीं बोलती थी।